नमस्कार, बड़ी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। तो बड़ी खबर में अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब तक की 100 बड़ी खबरों की फटाफट अंदाज में। को निशाना बनाया बाराजुल्ला इलाके में आतंकियों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में 2 पुलिसकर्मी घायल हुए जिनकी इलाज के दौरान शहादत हो गई। पुलिस पार्टी पर आतंकी हमले का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें एक आतंकी AK-47 लेकर घात लगाते दिख रहा है। सीसीटीवी में दिख रहा है एक आतंकी, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो आतंकियों ने हमले को अंजाम दिया है। तो वहीं फायरिंग करने के तुरंत बाद आतंकी फरार हो गए। आतंकी ने मार्केट के बीच में पुलिस पर गोलियां चलाई। इससे पहले जम्मू कश्मीर में एक साथ 2 जगहों पर आतंकियों से मुठभेड़ हुई। बडगाम जिले के बीरवाह में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस के SPO अफवाद अहमद शहीद हो गए तो वहीं एक जवान भी घायल बताया जा रहा है। दूसरा एनकाउंटर शोपियां जिले के बड़ीगाम इलाके में सामने आया जहां 2-3 आतंकियों के छुपे होने की सूचना के बाद ऑपरेशन शुरू किया गया तो वहीं आतंकियों ने फायरिंग करना शुरू कर दिया। वही जानकारी के मुताबिक शोपियां में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद मिला। हालांकि तीनों आतंकियों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन के रिश्तों में जमी बर्फ धीरे धीरे पिघल रही है। कम होते तनाव के बीच चीन ने पहली बार माना है कि गलवान में उसके भी सैनिक मारे गए। चीन ने पिछले साल जून में हुई खूनी झड़प के दौरान मारे गए 5 सैनिकों की जानकारी साझा की। आपको बता दें इस खूनी झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हुए थे। हालांकि चीन गलवान घाटी से मारे गए PL सैनिकों का आंकड़ा काफी कम बता रहा है। काफी दिनों नॉर्दर्न कमांडर के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी ने बताया कि गलवान घाटी की झड़प के बाद 50 चीनी सैनिकों को वाहनों के जरिए ले जाया गया था। गौरतलब है कि पिछले साल जून में पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में भारत और चीनी सैनिकों के बीच खूनी झड़प हुई थी, लेकिन चीन ने इसे लेकर कोई भी आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया था। लद्दाख में पैंगोंग लेक के दोनों छोरों से भारत और चीन की सेनाओं के पीछे हटने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब आज शनिवार को दोनों देशों के सैन्य कमांडरों के बीच 10वें दौर की बैठक होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के ऐतिहासिक विश्व भारती यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश निशंक भी मौजूद रहे। मोदी ने कहा कि देश के युवा में भविष्य को बदलने की शक्ति है। आपको तय करना है कि आप समस्या का हल करना चाहते हैं या समस्याओं का हिस्सा बनना चाहते हैं। मोदी ने कहा कि ज्ञान की कोई भी सीमा नहीं होती। इसी सोच के साथ इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ज्ञान में हमेशा ही सुधार की गुंजाइश रहती है। मोदी ने कहा कि सत्ता में रहते हुए संवेदनशील रहना जरूरी है। ऐसे में हर विद्वान को जिम्मेदार होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अगर आपकी नीयत साफ है तो आपका हर आचरण कोई ना कोई समाधान जरूर निकालेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत और ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर हैकाथॉन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि ऑस्ट्रेलिया भारत दोनों ही युवाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मोदी बोले कि हमारे देशों ने युवाओं पर भरोसा जताया, इसी कारण आज वो नई तकनीकों को बढ़ावा दे रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हैकाथॉन में नई तकनीक के दम पर कई समस्याओं का हल मिल रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के युवा सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को नए रास्ते पर ले जा सकते हैं और कोरोना के बाद की दुनिया को नई राह दिखा सकते हैं। योग गुरु बाबा रामदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कोरोना वायरस की नई दवा लॉन्च पतंजलि का दावा किया है। साथ ही नई दवा के साक्ष्यों पर आधारित है। बाबा रामदेव की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। बाबा रामदेव ने कहा कि पतंजलि की कोरोनिल टैबलेट से अब कोविड का इलाज होगा। उन्होंने दावा किया कि आयुष मंत्रालय ने कोरोनिल टैबलेट को कोरोना की दवा के तौर पर स्वीकार किया है। इसके अलावा उन्होंने पतंजलि के इस दवा के रिसर्च पेपर्स भी जारी किए। कोरोना की दवा लॉन्च करते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि जब हमने कोरोनिल के जरिए लाखों लोगों को जीवनदान देने का काम किया तो कई लोगों ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा आयुर्वेद के रिसर्च पर ज्यादा शक किया जाता है। किसान आंदोलन के समर्थन में टूल किट मामले को लेकर दिशा रवि की गिरफ्तारी पर देश के कई लोग सवाल उठा रहे हैं। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी जवाब दिया। मंत्री ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति कोई भी क्राइम करता तो क्या उसकी उम्र पूछनी चाहिए। शाह ने कहा कि क्या नया तरीका निकाला लिया गया है, जेंडर, प्रोफेशन और उम्र के आधार पर FIR तय होगी या गुनाह के आधार पर। ग्रेटा थनबर्ग टूल किट मामले में दिशा रवि की गिरफ्तारी पर हंगामा जारी है। मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दिशा के वकील ने याचिका मूलिया के ट्रायल रोकने की मांग की थी, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने मीडिया ट्रायल रोकने से इनकार कर दिया।
पटियाला हाउस कोर्ट ने क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि को 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। अदालत ने दिल्ली पुलिस की मांग को मंजूर करते हुए आदेश दिए हैं। दिशा रवि की 5 दिन के पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद उसे अदालत में पेश किया गया था। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन 86वें दिन भी जारी है। किसानों की मांग है कि सरकार तीनों कानून रद्द करे और एमएसपी पर कानून लाए। किसान आंदोलन को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने ताजा बयान में कहा है कि आंदोलन कमजोर नहीं होगा जब तक सरकार का वापस नहीं लेगी, विरोध जारी रहेगा। बहादुरगढ़ में टीकरी बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों ने गर्मियों को देखते हुए तैयारियां शुरू कर दी हैं। धरना स्थल पर किसान पानी के लिए समरसेबल पंप सेट लगवा रहे हैं। किसानों के पानी पीने के लिए आरओ सिस्टम भी लगवाया गया है। किसानों का कहना है कि वो हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं। किसानों का कहना है कि तीनों कृषि कानून रद्द हों तभी वो दम लेंगे। पलवल के नेशनल हाईवे 19 पर नए कृषि कानूनों के खिलाफ 19 दिनों से प्रदर्शन जारी है। किसानों का कहना है कि आने वाले समय में उनकी संख्या में काफी बढ़ोतरी होगी। महाराष्ट्र में कोविड-19 को देखते हुए स्थानीय नगर निगम ने नई सेफ्टी गाइडलाइन जारी की। महाराष्ट्र में करीब 75 दिनों बाद एक दिन में 5000 से ऊपर कोरोना के नए केस दर्ज किए गए हैं। ऐसे में बचाव के लिए महाराष्ट्र सरकार ने सख्ती दिखाने का फैसला किया। मास्क पर सख्ती, इमारतों को सील किए जाने के अलावा सरकार ने अमरावती और यवतमाल में वीकेंड लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। अमरावती में शनिवार से सोमवार तक लॉकडाउन लगाया गया। महाराष्ट्र में मास्क न पहनने वालों के खिलाफ भी अब ज्यादा सख्ती बरती जाएगी। खासकर लोकल और ट्रेन में बिना मास्क करने वाले यात्रियों के लिए 300 मार्शल की तैनाती की गई है। ईंधन की आसमान छूती कीमतों के बीच पेट्रोल डीजल के दामों में 11वें दिन भी बढ़ोतरी हुई। 31 पैसे की बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में 90 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर डीजल, जबकि डीजल 33 पैसे चढ़कर 80.60 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। मुंबई में पेट्रोल 96.62 रुपए प्रति लीटर, जबकि डीजल 87.67 रुपए प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल 91.41 रुपए प्रति लीटर। चेन्नई में ईंधन की कीमतों में तेजी के बाद पेट्रोल 92 रुपए लीटर से ऊपर हो गया है। ईंधन की दरों में बढ़ोतरी के बीच मध्य प्रदेश के अनूपपुर में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर सस्ता हुआ है। वहीं भारी मात्रा में टैक्स वसूली के चलते देश में पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और ट्वीट कर लिखा कि वो जुमलों का शोर मचाते हैं, हम सच का आईना दिखाते हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार की फिल्मों की शूटिंग राज्य में नहीं होने पर चेतावनी दी है। पटोले ने इन दोनों एक्टरों पर महंगाई के दौर में खामोशी अख्तियार करने का आरोप लगाया। नाना पटोले ने कहा कि दोनों एक्टर केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार के समय बहुत ट्वीट करते थे, लेकिन अब नरेंद्र मोदी की सरकार में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि पेट्रोल डीजल रसोई के दाम आसमान छू रहे हैं। इन दोनों ने चुप्पी साधी है। कांग्रेस नेता नाना पटोले के बयान पर हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष की सार्थक भूमिका निभाने में असफल कांग्रेस अब अभिनेताओं को धमका रही है। अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार से माफी मांगनी चाहिए और कांग्रेस नेता नाना पटोले के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अनिल विज ने किसानों के मुद्दे पर कहा कि सरकार किसानों का समय नष्ट नहीं करना चाहती। बातचीत के लिए सरकार के दरवाजे किसानों के लिए हमेशा खुले हैं। दरअसल राहुल गांधी ने किसानों का समय बर्बाद करने का आरोप लगाया था। तो आपको बता दें कि चमोली जिले के तपोवन में हाइड्रो प्रोजेक्ट की मुख्य टनल से अब तक 13 शव मिले हैं। वहीं आपदा में लापता व्यक्तियों से 62 शव और 28 मानव बरामद किए जा चुके हैं। इनमें से 34 शवों की शिनाख्त हो चुकी है। 122 लोग अभी भी लापता हैं। देश की राजधानी दिल्ली के चांदनी चौक में तोड़े गए हनुमान मंदिर को रातों रात फिर से बना दिया गया। नया मंदिर बनाया गया है तो लोहे स्टील से बना है। आपको बता दें इसी साल जनवरी के शुरुआती हफ्ते में यहां स्थित हनुमान मंदिर को तोड़ा गया था। आगे बढ़ेंगे जहां पर आपको बता दें विश्व की जानी मानी स्वीडिश कंपनी आइकिया नोएडा में स्टोर खोलने जा रही है। घरेलू उत्पाद बनाने वाली यह कंपनी यहां 5,500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। प्रदेश की योगी सरकार और आइकिया के बीच एमओयू पर साइन हुआ है। यह कंपनी योगी सरकार से करीब 850 करोड़ रुपए की जमीन भी खरीदेगी। निवेश जहां प्रदेश सरकार को राजस्व मिलेगा, वहीं कई लोगों को रोजगार मिलेगा। तो वहीं इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुझे खुशी है कि आइकिया देश के महत्वपूर्ण स्थल नोएडा में निवेश को मूर्त रूप देने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी क्षेत्र भारत में निवेश की सबसे अधिक संभावना वाला क्षेत्र है।
कोरोना वैक्सीन को लेकर यूपी सरकार बड़ा एक्शन ऐलान करने जा रही है। खबरों के मुताबिक 22 फरवरी को पेश होने वाले बजट में सरकार यूपी के 23 करोड़ लोगों को फ्री में कोरोना वैक्सीन देने की तैयारी कर रही है। फ्री कोरोना वैक्सीन के लिए सीएम ने प्रमुख सचिव, वित्त और वित्त मंत्री के साथ बैठक की और अब बजट में एक अलग से फंड देने की योजना तैयार की जा रही है। यूपी ऐसा पहला राज्य होगा जो अपने लोगों में फ्री कोरोना वैक्सीन देगा। इससे पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत कई नेताओं ने सरकार पर आरोप लगाए थे कि उनकी सरकार आएगी तो वो यूपी में लोगों को फ्री वैक्सीन देंगे। आने वाले कुछ दिनों तक उत्तर प्रदेश में आधार कार्ड नहीं बन सकेंगे। दरअसल योगी सरकार ने यह फैसला प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को देखते हुए लिया है। हालांकि जनसेवा केंद्र पर जाकर आप अपने आधार कार्ड में संशोधन करा सकते हैं। रोक को ज्यादा लंबे समय तक जारी नहीं रखेगी। उत्तर प्रदेश के उन्नाव कांड में मृत मिली दोनों लड़कियों का अंतिम संस्कार किया गया है। इस दौरान गांव में भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। उन्नाव में नाबालिग बुआ भतीजी की शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहरीली पदार्थ मिलने की पुष्टि है। इस बीच कानपुर के एक अस्पताल में भर्ती एक और भतीजी की हालत नाजुक है। बता दें कि मामला उन्नाव के असोहा थाना क्षेत्र का है, जहां बुआ और भतीजी खेत में दुपट्टे से बंधी पड़ी मिली थी। तीनों खेत से चारा लेने गई। 2 लड़कियों की मौत हो चुकी है जबकि तीसरी की हालत गंभीर है। पुलिस ने असोहा कांड में हत्या का केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ आईपीसी की 302 और 201 के तहत मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें हत्या और शव छिपाने की बात कही गई है। हरियाणा में एसडीओ इलेक्ट्रिकल भर्ती के नतीजों पर कांग्रेस राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सवाल उठाए। उन्होंने बीजेपी जेजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए पूछा कि क्या हरियाणा के युवाओं को 75% आरक्षण का नतीजा है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी जेजेपी सरकार से पूछा है कि क्या देश में सर्वाधिक बेरोजगारी दर झेल रहे हरियाणा में प्रतिभाओं की कमी है जो बाहरी युवाओं का चयन किया जा रहा है। दरअसल हरियाणा में एसडीओ इलेक्ट्रिकल भर्ती में 180 सीटों के नतीजों में सिर्फ 22 सीटों पर हरियाणा के युवाओं का चयन हुआ, जबकि बाकी सीटों पर दूसरे राज्यों के युवाओं का चयन हुआ। यमुनानगर में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने एक बार फिर कृषि कानूनों का समर्थन करते हुए विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा किसानों को विपक्ष गुमराह कर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि कृषि कानूनों में क्या गलत है ये कोई बताने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो सारे किसान नहीं है, वो मोदी विरोधी लोगों का जमावड़ा है। हरियाणा की सांस्कृतिक धरोहरों को संजोए रखने के साथ हरियाणा में पर्यटक को बढ़ावा मिले, इसके लिए सरकार अब नई योजना पर काम करने जा रही है। पर्यटन की दृष्टि से हाल ही में केरल का दौरा कर लौटे वन और पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि हरियाणा में जितने भी पर्यटक और ऐतिहासिक स्थल हैं उन्हें प्रमोट किया जाए। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि ऐतिहासिक स्थलों और साहित्य पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई जाएगी ताकि बाहर से घूमने आने वालों पर उन स्थानों की पूरी जानकारी मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यटन की दृष्टि से कई जगह हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में वहां पर्यटक नहीं पहुंच पाते। बहादुरगढ़ के बेटे राहुल रोहिल्ला ने टोक्यो ओलंपिक में टिकट हासिल किया है। राहुल ने 20 किलोमीटर रेस वॉकिंग में ओलंपिक का कोटा हासिल किया है। इलेक्ट्रीशियन पिता के होनहार बेटे राहुल ने 20 किलोमीटर रेस वॉकिंग 1 घंटे 20 मिनट 26 सेकंड में के टाइम के साथ ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप का टिकट हासिल किया है। राहुल ने हाल ही में झारखंड के रांची में हुई 4थी इंटरनेशनल और 8वीं ओपन रेस वॉक ओलंपिक का टिकट पक्का किया। राहुल ने सिल्वर मेडल के साथ ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप का टिकट हासिल किया है। अब ओलंपिक मेडल पर राहुल की निगाहें हैं, वहीं ओलंपिक का टिकट मिलने पर घर में खुशियों का माहौल है। बधाई देने वालों का भी तांता लगा हुआ है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी होने से महंगाई की मार अब रसोई तक पहुंची है। दरअसल सब्जी मंडी में प्याज के भाव आसमान छू रहे हैं। प्याज व्यापारियों का कहना है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी होने से प्याज की कीमतें बढ़ी हैं। चंडीगढ़ में किसानों के समर्थन में अनोखा रोष प्रदर्शन देखने को मिला। इस प्रदर्शन में कुत्ते, खरगोश, तोते, पक्षियों के अलावा छिपकली को भी शामिल किया गया। इस दौरान जो भी राहगीर चौराहे से गुजरा वो इस प्रदर्शन को देख दंग रह गया। महेंद्रगढ़ जिले में रेवाड़ी नरनौल रेल मार्ग पर शुक्रवार दोपहर मिर्जापुर बाछौदा के पास मालगाड़ी पलट गई, जिसके कारण रेल मार्ग बाधित हो गया। तो वहीं मालगाड़ी की पटरी पर उतरने की वजह स्पष्ट नहीं हुई है। जुलाना राष्ट्रीय राजमार्ग पर 352 पर लगे बिजली के तार और खंभों को किसी अज्ञात वाहन ने तोड़ दिया, जिससे क्षेत्र के कई इलाकों में बिजली व्यवस्था ठप हो गई। पानीपत के वार्ड नंबर 6 के कुटानी रोड पर 200 से ज्यादा घरों में पीने के पानी का संकट है। इससे परेशान लोगों ने एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन कर गुस्सा जताया। सिरसा पॉलिटेक्निक कॉलेज में ऑफलाइन परीक्षाओं के लिए
फैसले का छात्रों ने विरोध किया और कॉलेज के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया। छात्रों का कहना है कि जब कक्षाएं ऑनलाइन चली हैं तो परीक्षाएं भी ऑनलाइन हो। करनाल नगर निगम ने अवैध कॉलोनियों पर पीला पंजा चलाया और कई शोरूम गिरा दिए, जिसके बाद दोपहर होते होते नगर निगम के दफ्तर में हंगामा शुरू हो गया, जिसके बाद सभी पार्षदों ने करनाल के उपायुक्त के साथ मीटिंग की है। उपायुक्त के साथ बैठक में फैसला लिया गया कि अवैध कॉलोनी में जो व्यक्ति निर्माण कर रहा है उसे गिरा दिया गया है और जो मकान शोरूम बनकर तैयार हो रहे हैं उसे सील किया जाएगा। करनाल में पश्चिम यमुना बाईपास पर एक बड़ा हादसा हुआ, जहां एक स्कॉर्पियो और ट्रक की टक्कर हुई। दरअसल स्कॉर्पियो साइड से आ रहा था, इस हादसे में 4 लोग घायल हुए। गुरुग्राम में गन पॉइंट पर लूट के मामले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। मामला 4 फरवरी को देर रात धनकोट इलाके का है, जहां हथियारबंद बदमाशों ने स्विफ्ट डिजायर गाड़ी की लूट को अंजाम दिया था। वहीं पुलिस ने वारदात में शामिल वारदात बदमाश को लेकर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान जेल निवासी नीरज के रूप में हुई है, जिसने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। रेवाड़ी में शहीद परिवार के साथ डहीना चौकी प्रभारी को बदसलूकी को लेकर शहीद के परिवार ने कार्रवाई न होने पर मेडल लौटाने की चेतावनी दी है। शहीद संदीप की पत्नी मंजू ने फैसला किया है कि वो सेना के दिए गए सम्मान मेडल को 1 सप्ताह के बाद कार्रवाई न करने की सूरत में डीसी को लौटा देंगी। दरअसल शहीद के परिजन शहीद स्मारक के आगे बस शेल्टर बनाए जाने का शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे, जिसके बाद शहीद परिवार को पुलिस ने जबरदस्ती जिप्सी में डालकर थाने ले गई। शहीद परिवार ने पुलिस के अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की। सोनीपत की छोटूराम कॉलोनी में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के सीने और पेट पर चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी। बाद में अपनी गर्दन पर भी वार करने के बाद पेट्रोल डालकर आग लगा दी। सुबह महिला के बेटे ने आग लगी देखा शोर मचाया तो पड़ोसी ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। गंभीर हालत में देखते हुए उसे पीजीआई रोहतक रेफर किया गया, लेकिन महिला ने दम तोड़ दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया। मृतका के मां के बयान के आधार पर पुलिस ने महिला के ससुराल जलों पर हत्या का केस दर्ज कर लिया है। वहीं मृतका के परिजनों ने दुष्कर्म का भी आरोप लगाया है। इंद्र के शहीद उधम सिंह चौक पर एक पान की दुकान से अज्ञात चोरों ने करीब 2.25 लाख रुपए का सामान चुरा लिया। वहीं चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। धर्मशाला में बीजेपी कार्य समिति की 3 दिवसीय बैठक बुलाई गई। इस बैठक में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन हुआ, जिसमें आखिरी दिन केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर बैठक में शामिल हुए और बैठक को संबोधित किया। बीजेपी कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए अनुराग ठाकुर कोरोना काल में सबसे आगे रहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अर्थव्यवस्था को खत्म किया, जबकि बीजेपी सरकार अर्थव्यवस्था को ऊर्जा दे रही है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने पिता का हाल जानने बिलासपुर पहुंचे। आपको बता दें कुछ दिन पहले उनके पिता नारायण लाल नड्डा की तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। धर्मशाला में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी अध्यापक संघ ने सीएम जयराम ठाकुर से मुलाकात की है। इस दौरान संघ ने स्थायी नीति की मांग रखी, जिस पर सीएम ने जल्द समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। बढ़ती महंगाई की वजह से आम जनता परेशान है। वहीं नूरपुर में पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम में बढ़ोतरी के बाद कांग्रेस पार्टी सरकार पर हमलावर है। नूरपुर में कांग्रेस सोशल मीडिया प्रभारी राजन शर्मा ने कहा कि पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ाकर सरकार गरीबों की जेबों पर डाका डाल रही है। अगर यही हालात रहें तो आने वाले समय में बहुत मुश्किलें होंगी। हिमाचल प्रदेश में कुछ लोग पीडीएस संचालन सोसाइटी के पदाधिकारी होने का दावा कर रहे हैं, जबकि पीडीएस संचालन सोसाइटी एक ही है जो प्रदेश रजिस्ट्रार के पास भी एक पंजीकृत है। इसी को लेकर कुल्लू में सोसाइटी की एक बैठक बुलाई गई है। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष जगदीप शर्मा ने की है। उन्होंने बताया कि कुछ लोग पीडीएस संचालन सोसाइटी का प्रदेश अध्यक्ष और राज्य पदाधिकारी होने का दावा कर रहे हैं, जिससे प्रदेश के डिपो होल्डर भी भ्रमित हो रहे हैं। बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें अपील की गई कि कोई भी सरकारी काम के लिए सोसाइटी के साथ ही पत्राचार किया जाए, ताकि डिपो होल्डर के बीच किसी भी तरह का भ्रम न रहे। विश्व में कोरोना के कुल मामले 11 करोड़ से ज्यादा हो चुके हैं, जिनमें से 24,52,000 से ज्यादा की मौत, तो वहीं 8 करोड़ 57 लाख से ज्यादा ठीक हुए हैं। भारत में कोरोना का ग्राफ पहले से नीचे आया है। देश में कोरोना के 13,000 नए केस आए हैं, जबकि करीब 10,000 से ज्यादा ठीक। 24 घंटे में 96 लोगों की मौत हुई है। भारत में आंकड़ा 1 करोड़ 9,73,000 को पार कर चुका है। 1 करोड़ 6,65,000 ज्यादा ठीक, 1,56,000 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। राजधानी जिले में संक्रमितों का कुल आंकड़ा 6,33,000 को पार कर चुका है। 1,000 से ज्यादा का इलाज जारी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के कुल मामले 6,02,000 को पार कर चुके हैं। 8,700 के करीब मौत,
2600 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। हरियाणा में यह संख्या 2,59,000 को पार कर चुकी है। 2,65,000 से ज्यादा ठीक, 814 लोगों का इलाज जारी है। अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा का परसेवरेंस रोवर मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ। धरती के टेक ऑफ करने के 7 महीने बाद मंगल ग्रह पर पहुंचा परसेवरेंस रोवर मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाओं की तलाश करेगा। इस मिशन को सफल बनाने के लिए भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर स्वाति मोहन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर स्वाति मोहन एक भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। स्वाति नासा के जेट प्रोपोर्शनल प्रयोगशाला में शुरुआत से ही मार्सी रोवर मिशन की सदस्य रही हैं। टाइम मैगजीन ने भविष्य को आकार देने वाले दुनिया के शीर्ष 100 उभरते नेताओं की लिस्ट जारी की है। सूची में 5 भारतीयों का नाम शामिल है, जिसमें भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद का भी नाम शामिल है। भूटान में तख्ता पलट की बड़ी साजिश नाकाम हुई। सरकार के खिलाफ षड्यंत्र के आरोप में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों और सेना के अफसर को हिरासत में लिया गया। ब्राजील पुलिस ने फर्जी कोविड-19 टीकाकरण प्रकरण की जांच शुरू कर दी है। स्वास्थ्य कर्मियों पर वैक्सीन लगाते वक्त खाली सिरिंज का इस्तेमाल करने का आरोप है। ईरान में भूकंप के तेज झटके के बाद लोग सहमे हैं। जानकारी के मुताबिक 5 से 6 तीव्रता के साथ आए भूकंप के साथ लोग घायल हुए। आईपीएल 2021 के लिए गुरुवार को चेन्नई में खिलाड़ियों की नीलामी हुई। अब फैंस को दुनिया के सबसे आकर्षक टी20 लीग का बेसब्री से इंतजार है। क्रिकेट फैंस को उम्मीद है कि इस साल आईपीएल भारत में होगा। इस बार आईपीएल ऑक्शन में विदेशी खिलाड़ियों पर जमकर धनवर्षा हुई। क्रिस मॉरिस आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी, जबकि क्वाइन जेमिसन, जॉय रिचर्ड्स, ग्लेन मैक्सवेल जैसे खिलाड़ी भी नीलामी में छा गए। इस बार की नीलामी में अनकैप्ड खिलाड़ी की खूब चर्चा हुई। अनकैप्ड खिलाड़ियों में कृष्णप्पा गौतम, शाहरुख खान और रिले मैराथिल काफी महंगे दामों में बिके। आईपीएल के 14वें संस्करण के लिए चेन्नई में खिलाड़ियों की नीलामी हुई, जिसमें महंगे खिलाड़ियों की लिस्ट में विदेशी खिलाड़ियों का जलवा रहा। साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस को राजस्थान रॉयल्स ने 16.25 करोड़ रुपए में खरीदा। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज क्वाई जॉनसन को रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने सीजन के लिए 15 करोड़ रुपए में खरीदा। इस गेंदबाज ने नवंबर 2020 में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना टी20 में डेब्यू किया था। आईपीएल के महंगे खिलाड़ियों की सूची में तीसरे नंबर पर ग्लेन मैक्सवेल रहे। उन्हें 14 करोड़ 25 लाख रुपए में आरसीबी ने खरीदा। अनकैप्ड खिलाड़ी कृष्णप्पा गौतम को सीएसके ने 9 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा। इसके बाद कृष्णप्पा ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें अब धोनी और सुरेश रैना के जैसे दिग्गज खिलाड़ियों से काफी कुछ सीखने को मिलेगा। टेस्ट क्रिकेट के बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा को चेन्नई सुपर किंग्स ने 50 लाख के बेस प्राइस में खरीदा, जिसके बाद पुजारा ने एक वीडियो सीएसके के इंस्टाग्राम पर शेयर खुशी जाहिर करते हुए कहा एमएस धोनी की तारीफ की। पुजारा ने कहा कि वो फिर से एमएस धोनी के साथ खेलते नजर आएंगे। पुजारा ने बताया कि अब उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था, उस वक्त धोनी टीम के कप्तान थे। उनके साथ खेलने की पुरानी यादें जुड़ी हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच 24 फरवरी अहमदाबाद मोटेरा स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां दोनों ही टीमें सीरीज को बढ़त बनाने की कोशिश करेंगे। अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर ने बढ़ती तेल की कीमतों को लेकर सरकार पर तंज कसा। उन्होंने मजाकिया अंदाज में महंगाई को लेकर सवाल उठाए। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर विवेक ओबेरॉय ने छात्रों को योग्य बनाने के लिए अभियान शुरू किया है, जिसमें वो होनहार छात्रों को 16 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप प्रदान करेंगे। अभियान का मुख्य उद्देश्य गरीब किसानों के बच्चों की मदद करना है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें वो अपने पिता की तरह लगे। आपको बता दें कि गुरुवार को हुए आईपीएल 2021 के ऑक्शन में आर्यन खान ने शिरकत की। इस दौरान तस्वीरें वायरल हो रही हैं। तो चलिए, बड़ी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। रुकेंगे